कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल ये पल्पिटेशन पल्पिटेशन हाई हो जाता है होगा ना, पूरा ही ब्लड Actually, सर्कुलेशन इफेक्ट होगा, हर पार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल, नीचे से भी बिल्कुल। ऊपर आपने बताया था ना, हार्ट पंप करता है, तो जो सेकंड हार्ट बिल्कुल। होता है वो सब। तो एक्चुअली ये जो बीमारियां हैं ना, ये सब कोरिलेट हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये एक बीमारी है तो बस ये यही है या किसी एक पार्ट को इफेक्ट करे। तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ये पूरा एक यूनिट है। इसके जितने कंपोनेंट्स हैं या कंटेंट्स हैं, चाहे वो ब्लड हो, हार्ट हो, वेसल्स हैं, ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं। अब चूंकि आपके ये जो वेसल्स होते हैं, ब्लड, जिनको हम ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरी आर्टरीज या वेन कहते हैं, तो ये आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि आपकी बॉडी इफेक्टेड नहीं होगी। ठीक है। अब इसमें एक कॉमन यदि हम लैंग्वेज में देखें तो क्या क्या बीमारियां होती हैं। एक तो आपकी हो गई कि जो पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में होती है। ठीक है। एक तो होता है सेंट्रल, जो पूरे हार्ट और उसके आसपास बॉडी के सेंट्रल ऑर्गन्स को ब्लड सर्कुलेट करता है। दूसरा होगा पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब आपके जो आउटर हैं, बाहर की तरफ हैं, उसको, उन आर्गन को ब्लड सर्कुलेट करता है। ठीक है। इसको दो सेंस में लिया जाता है। एक तो पेरिफेरल मतलब जो स्किन के पास है, वेन, क्योंकि आर्टरीज हमेशा कहाँ होती हैं, डीप में। एक्सेप्ट कहाँ पर होती है स्किन के पास में, जो आपको नाड़ी चेक करने के पॉइंट्स बताए थे, है ना। कुछ बॉडी में जैसे ये रिस्ट के पास है, यहाँ है ना, या फिर आपके गर्दन के पास है। तो ये कुछ थाई, हाँ, ये जो पॉइंट्स बताए थे उस जगह पर ये होता है कि आर्टरीज जो होती हैं वो पास में होती हैं स्किन के। रेस्ट सभी जगह में जो आर्टरीज होती हैं वो काफ़ी डीप में होती हैं। ठीक है। सो हम इस तरह से एक तो कह सकते हैं कि पर्टिकुलर हार्ट में कोई डिजीज हुई तो हार्ट में क्या डिजीज हो सकती है, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, है ना, कार्डियक अरेस्ट, या वॉल्व की प्रॉब्लम, जो 4 वॉल्व्स होते हैं। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम होती है कि वहाँ के जो नर्वस सिस्टम में जो कार्डियक नर्व है उनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या कार्डियक मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है। तो अब जब हम इन सारी बीमारियों को लेते हैं, हार्ट डिजीज को, तो अगर हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, या तो चेस्ट पेन होगा, या आपके लेफ्ट साइड में, शोल्डर में, जॉ में या हाथ में दर्द होगा। आपको हो सकता है स्वेटिंग हो बहुत, एक डिजीनेस लगे, चक्कर आए, आपका हार्ट पल्पिटेशन बढ़ जाए या कम हो जाए, है ना, और आपको आंखों के आगे अंधेरा जैसा छाने लगे। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि ब्रीदिंग शॉर्ट होने लगती है। ऐसा लगता है कि हम ब्रीथ कर रहे हैं लेकिन वो सांस प्रॉपर नहीं आ रही। या फिर कई बार आपके जो पैर होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो वो भी एक सिंबल होता है हार्ट प्रॉब्लम का। ठीक है। तो ये तो रिलेटेड हो गई हार्ट से रिलेटेड। मैम कई बार हार्ट में जब स्टमक में पानी भर जाता है, वो भी हार्ट उसका रीजन होता है ब्लॉकेज का, हार्ट ब्लॉकेज का। देखिए हमारी पूरी बॉडी ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सारी चीजें। तो अगर एक में प्रॉब्लम आएगी तो फिर दूसरे में, फिर तीसरे में प्रॉब्लम आनी ही है। ठीक है ना। तो मैम, हाँ जी, हाँ बोले मैम, ये जो नमनेस आ जाती है हमारी वेन्स में, नर्व्स में नमनेस जो होती है, वो भी इसी का रीजन है? वो आपकी जो वहां पर ब्लड रुक गया है। नमनेस कब आती है, जब जैसे सपोज आपने हाथ को या पैर को ऐसे दबा के रखा, सपोज आप क्रॉस लेग करके बैठे, तो बहुत देर तक या चेयर पर आप लेग डाउन करके बैठे हैं और आपकी चेयर जो है वो हाइटेड है, तो क्या होगा कि आपके नी के ऊपर जो थाई है वहां पर कंटिन्यूशन में चेयर का प्रेशर आता रहेगा, क्योंकि आपके फुट प्रॉपर फ्लोर पर रेस्ट नहीं है।
तो क्या होगा, उस जगह सर्कुलेशन रुक जाएगा, तो हमको नमनेस फील होगी। एक्चुअली नमनेस आना एक सिंबल है आपके लिए कि वहां पर सर्कुलेशन स्लो हो रहा है या रुक रहा है, उस पोजीशन को आप चेंज कीजिए। यदि सपोज नमनेस नहीं आए तो हम तो शायद और भी काफी देर तक वैसे ही बैठे रहें, चेंज ही ना करें उस पोजीशन को, है ना। तो पहले हम हार्ट पे आते हैं, फिर इन पर आएंगे। ठीक तो है। हार्ट का आप देखिएगा कि दो टर्म बहुत यूज में आते हैं, कार्डिक अरेस्ट और हार्ट अटैक, है ना, जिसको हार्ट कार्डिक अरेस्ट को हार्ट फेल्यूर भी बोलते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताएं। देखिए, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि जब हार्ट अटैक आता है तो वो सिर्फ एक अटैक होता है कि कुछ सेकंड के लिए आपका हार्ट रुक जाता है, कुछ सेकंड के लिए, 1 or 2 seconds, ठीक है। और उसके बाद या उसकी हार्ट बीट कम हो जाती है, उसकी पंपिंग कम हो जाती है, लेकिन वो मेडिसिन से और बाकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स है उससे वो रिकवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन कार्डिक अरेस्ट या हार्ट फेल्यूर क्या होता है कि हार्ट का चलते चलते अचानक पूरी तरह से रुक जाना, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो ये जो हार्ट फेल्यूर और हार्ट अटैक, ये आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट में काफी कम एज में भी आने लगे हैं। उसका रीजन क्या होता है? देखिए, हमारा जो हार्ट बना है वो पूरा मसल्स से बना हुआ है, और मसल्स का ही प्रेशर होता है कि वो इस तरह से पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर पूरा रिलैक्स्ड होता है, ठीक है। मतलब वो जो मसल्स हैं उसमें इलास्टिसिटी होना बहुत जरूरी है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो वो इस चीज को मेंटेन ही नहीं कर पाएंगी, है ना। सो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी जो कार्डिक मसल्स हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो 500 तक एक्सटेंड हो सकती है, राइट। इसको हम ऐसा समझते हैं कि मैंने आपको एक रबर बैंड दिया, वो 1 इंच का है, उसको आप जब एक्सटेंड करते हैं, खींचते हैं, तो वो 5 इंच का हो जाता है, ठीक है। लेकिन डेली में आपका काम उसको सिर्फ 1 इंच और एक्सटेंड करें और आपका काम चल जाता है, जिस काम के लिए आपने लिया था। मतलब आप डेली कितना कर रहे हैं? 2, 1 का तो वो है 1 इंच का, 1 इंच एक्सटेंड कर रहे हैं 2, और आपका काम चल जा रहा है। अब आप काम चलाते रहते हैं, 10-15 साल हो जाते हैं। अचानक से एक दिन आपको जरूरत होती है और आप उसको पूरा 5 एक्सटेंड कर देते हैं, तो क्या होगा? रबर बैंड में वो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी? नहीं रहेगी, वो टूट जाएगा। क्योंकि हमेशा इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए उसको डेली यूज करना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, स्पंज को भी यदि आप बहुत दिन तक रखा रहने दें और उसके बाद उठा के उसको दबाएं तो वो क्रश हो जाता है, उसकी जो स्पंजिसिटी होती है वो खत्म हो जाती है। वही हमारी कार्डिक मसल्स के साथ होता है कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है एक लिमिट तक, तो हमको वो जो भी हार्ट बीट है हमारी नॉर्मल, उससे थोड़ा सा 10 ऊपर 10 नीचे हुआ और हमारा काम चल जाता है। लेकिन अचानक एक दिन कोई ऐसा शॉक आता है कि आपका वो मैक्सिमम लिमिट तक एक्सटेंड होता है, और जैसे ही मैक्सिमम लिमिट तक एक्सटेंड होता है तो चूंकि उसके कार्डिक मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी तो आपने मेंटेन की ही नहीं थी, तो वो मसल्स वहां से रैप्चर हो जाती हैं और आपका हार्ट रुक जाता है, ठीक है। सो ह्यूमन हार्ट को यदि प्रॉपर फंक्शनिंग में आपको लाना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप वो जो कार्डिक मसल्स हैं उनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को रोज यूज करें। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कब यूज होगी? जब हम कोई भी रैपिड एक्सरसाइज करते हैं, सपोज रनिंग करते हैं, या आप जैसे जंपिंग जैक करते हैं, जिनको हम कार्डियो एक्सरसाइज कहते हैं, है ना। उसमें एक्चुअल हम क्या कर रहे होते हैं कि हम अपने हार्ट को एक्सरसाइज दे रहे होते हैं,
तो जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना ये है कि आपको अपने बॉडी की जो मसल्स हैं उनको डेली उनकी मैक्सिमम लिमिट तक, मतलब 24 घंटे में एक बार आपको अपनी हर एक मसल्स को उसकी मैक्सिमम लिमिट तक ले जाना रहता है, तभी उनकी जो इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो मेंटेन रहेगी। इसके और एग्जाम्पल क्या देखने मिलते हैं कि जैसे सपोज जो डेली एक्सरसाइज करता है, अगर एक पत्थर पर उसका पैर पड़ता है और एंकल मुड़ता है, उसको थोड़ा बहुत दर्द होता है और ठीक हो जाता है, लेकिन जो नहीं एक्सरसाइज करता उसके वहाँ के लिगामेंट रैप्चर हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल आपने अक्सर देखा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वो जो लिगामेंट्स थे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी उसने मैनेज नहीं की थी। ठीक है, तो ये कंप्लीट बॉडी के लिए एक्सरसाइज, श्वेता 2 मिनट में आपको मैं बोलती हूँ। कंप्लीट एक्सरसाइज क्यों जरूरी होती है कंप्लीट बॉडी की? जिससे हमारी बॉडी की हर एक मसल्स, हर एक लिगामेंट अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक हम यूज करें 24 घंटे में कम से कम एक बार, जिससे उसकी वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मेंटेन रही है। राइट? ये इतना सभी को समझ आ गया? हाँ, अभी श्वेता जी आप बोलें, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे जो वेट लिफ्टिंग वगैरह होती है तो वो भी कार्डियक एक्सरसाइज में आएगा क्या? वेट लिफ्टिंग कई तरह की होती है। एक तो होता है कि वेट लिफ्ट करके आप उसको होल्ड करते हैं, है ना, और एक होता है कि आप उसको डायनामिक करते हैं, अप डाउन। तो वेट लिफ्टिंग में मोस्टली होल्डिंग वाली पोजीशंस ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि जब व्यक्ति अधिक वेट पर जाता है, मैक्सिमम वेट पर, तो उसको होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपने देखा होगा। तो इसीलिए जो वेट लिफ्टिंग, मैक्सिमम वेट लिफ्टिंग है, वो होल्ड करते हैं। तो होल्ड करने में कार्डिक नहीं होता है। आप देखिए कार्डिक एक्सरसाइज जितनी भी होंगी वो सारी थोड़ी फास्ट होंगी, जैसे साइकिलिंग, जंपिंग जैक जैसे करते हैं, है ना, या रनिंग। तो ये सारी चीजें जिसमें आपकी हार्ट बीट बढ़े और आपके हार्ट की मसल्स की एक्सरसाइज है, वो कार्डिक एक्सरसाइज होती है। ओके मैम। ठीक है, सो फर्स्ट तो हमारा हार्ट से रिलेटेड हो गया। अब इसके लिए अभी तक क्या होता था कि इससे निकली हुई जो आर्टरीज और वेन है, मैंने आपको बताया था कि 2 वेना केवा इससे निकलती हैं और 2 एओर्टा निकलता है, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर ऊपर से पूरे ब्लड को लाती है हार्ट में, और इंफीरियर लोअर बॉडी से पूरा ब्लड कलेक्ट करती है डीऑक्सीजनेटेड और हार्ट में लाती है, और एओर्टा जो रहते हैं वो वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करते हैं। तो ये जो 4 मेन आपके वेसल्स हैं, ठीक है, अक्सर इनमें ब्लॉकेज होता है। और जब वो ब्लॉकेज होता है, ब्लॉकेज क्यों होता है? मोस्टली ब्लॉकेज एक तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण होता है, दूसरा ब्लॉकेज होता है कि जब किसी भी कारण से जो वेसल्स है उसकी इंटरनल वॉल रैप्चर हो जाए, है ना, वॉल रैप्चर हुई तो वो सेंटर में आ गई और वो चीज़ों को रोकने लगी, तो वहाँ पर फिर क्लॉटिंग हो जाएगी। तो ऐसे कई रीज़न होते हैं ब्लॉकेज आने के। तो जब ये ब्लॉकेज आता है तब भी हार्ट प्रॉब्लम में आ जाता है, और उस समय डॉक्टर अक्सर किस टेस्ट से हम उसको देखते हैं? एंजियोग्राफी से, सभी ने नाम सुना होगा उसका, है ना। और अगर कम ब्लॉकेज है तो उसको रिपेयर कैसे करते हैं? एंजियोप्लास्टी से। और अगर अधिक ब्लॉकेज है तो ओपन हार्ट सर्जरी। ये नाम सभी ने सुने होंगे, सो आई थिंक ये सभी की जानकारी में होंगे। और ओपन हार्ट सर्जरी में क्या करते हैं कि जितना हिस्सा ब्लॉकेज रहता है, ठीक है ना रिंकी जी, 2 मिनट बाद मैं आपको लेती हूँ ना, जितना हिस्सा ब्लॉकेज होता है उस हिस्से को अलग करके उसके हाथ से या पैर से एक ब्लड वेसल का टुकड़ा निकाल के और वहां पर ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि एक स्प्रिंग जैसा एक अपरेटस या टूल होता है,
जैसे आपने देखा था पहले के जो डॉट पेन्स होते थे उसमें एक स्प्रिंग डलता था, बिल्कुल जस्ट वैसा ही स्टंट होता है, और उसको वो जिस जगह पर ब्लॉकेज है वहाँ पर डाल देते हैं, तो वो ब्लॉकेज किनारे हो जाता है और उसमें से सर्कुलेशन फ्लो होने लगता है। लेकिन अभी इसके लिए एक तीसरी बहुत अच्छी सर्जरी नहीं कह सकते हैं, मेडिकल टेक्निक डेवलप हुई है, जिसको हम कहते हैं स्पोर्ट्स हार्ट डेवलप करना। क्योंकि मैंने आपको शुरू से बार बार बोल रही हूँ कि नेचर ने जो हमारी बॉडी बनाई है वो बहुत एक्सीलेंट बनाई है, मतलब जितनी प्रॉब्लम दी है तो उन प्रॉब्लम का सलूशन भी दिया। तो हमारी बॉडी ने जब हार्ट बनाया तो उनको मालूम था कि हार्ट हमारा मेन पार्ट है, तो उन्होंने क्या किया कि उसकी जितनी भी मसल्स हैं उसके चारों ओर ब्लड वेसल्स का एक पूरा नेटवर्क बना दिया। तो नेटवर्क बनाने से क्या होता है कि यदि एक कोई जो कैपिलरी है वो ब्लॉकेज हो जाती है तो वो वहां से बाईपास दूसरी खोल के और बाईपास करके ब्लड को सर्कुलेट कर देती है। लेकिन ये सब कब संभव होता है? स्पोर्ट्स हार्ट। स्पोर्ट्स हार्ट किसको कहते हैं? कि जो अपने हार्ट की मैक्सिमम लिमिट को 24 घंटे में 1 या 2 बार यूज कर रहा है। ठीक है। और चूंकि सभी लोग तो स्पोर्ट्स हार्ट डेवलप कर नहीं सकते, तो उसके लिए एक टेक्निक फिर डेवलप की गई कि जैसे सॉक्स होते ना, ऐसे हाथ और पैर में पहना दिए जाते हैं जिनके अंदर एयर चैम्बर होते हैं, और वो एक रिदमिक वे में फूलते और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स्ड होते हैं। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वहाँ के वेन्स पर प्रेशर आता है एक्स्ट्रा, है ना, और वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो एक टेक्निक अभी रिसेंट में चालू हुई है जिसमें विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी और आर्टरीज या वेन के जो ब्लॉकेज हैं उनका सोल्यूशन किया जाता है। रिंकी जी बोले। रिंकी जी। यस मैम, वो मुझे क्वेश्चन ये था कि मैम एलटीटी के कब कितने समय बाद ये सब कर सकते हैं? सॉरी, किसके बाद? एलटीटी करवाया हुआ है मैम, तो ये हार्ड वाली एक्सरसाइज LTT है। 6 रनिंग मंथ। हुआ, साइकिलिंग हुआ, तो ये कब कर सकते हैं? 6 मंथ के बाद। 6 मंथ्स। हाँ, ओके। है ना? यदि सब कुछ नॉर्मल है तो आफ्टर 6। तो इस तरह से ये तो हो गई सारी हार्ट की प्रॉब्लम। मैम ये एक बारी लास्ट प्रोसेस समझा दीजिए दोबारा। स्पोर्ट्स हार्ट। हाँ यस मैम। स्पोर्ट्स हार्ट्स उसको कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने हार्ट की मैक्सिमम लिमिट को 24 घंटे में एक बार मैक्सिमम लिमिट तक लेके जाते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं कि उनका स्पोर्ट्स हार्ट डेवलप हो जाता है। तो स्पोर्ट्स हार्ट में क्या होता है कि जब कोई भी एक आर्टरीज या वेन, कोई भी वेसल्स ब्लॉक होती है तो ऑटोमेटिक वो उसको बाईपास करके उसकी दूसरी वेन को खोल लेता है, दूसरी वेसल को, और ब्लड को जो है ब्लड जो सर्कुलेशन है उसको प्रॉपर बनाए रखता है। तो उसके क्योंकि लिए हमारे हार्ट में पूरा नेटवर्क है वेसल्स ये का, अपने ब्लड आप वेसल। ऑटोमेटिक हो जाता है ये प्रोसेस? ये ऑटोमेटिक करता है क्योंकि जब वो कंप्रेस डिकम्प्रेस होता है और एक जगह से रुका हुआ है, हाँ। तो दूसरी जो उस समय पैसिव है, निष्क्रिय है, लेकिन जब एक जगह से उसको जाने का नहीं मिल रहा है तो वो दूसरी ओपन करके और मैम ऐसे जैसे ये कि बाईपास पानी करके। निकालना है हमें कहीं से, अब एक फ्लो है, अगर वो जाम हो जाता है वो दूसरे फ्लो से पानी अपने आप आउट हो जाता है, सेम वही यस, प्रोसेस हो गया। हाँ वही प्रोसेस है ना। तो इसके लिए वो कुछ ऐसे कंप्रेस डिकम्प्रेस वाले कुशंस वगैरह यूज करते हैं। लेकिन जो लोग डेली ये एक्सरसाइज करते हैं और डेली कोई भी एक्टिविटी हो, भले ही वो फिजिकल, तो उनका ऑटोमेटिक भी ये हो जाता है। ठीक है। तो ये तो हमारा जो हुआ ये हार्ट से रिलेटेड हुआ। अब इसके बाद हाँ बोले अनुराधा जी। मैं चेलना चाहिए हूँ वो बोलिए। मैं देरानी एक्चुअल में फर्स्ट ईयर में है। हाँ, मैं बोल रही थी ना कि इसके लिए कार्डियो एक्सरसाइज ही जरूरी है या फिर और भी जो? कार्डियो ही जरूरी है। अच्छा, है ना। तो देखिए सपोज मुझे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, ये मेरे मसल्स हैं, तो जब तक मैं इसकी नहीं करूंगी तब तक ये मसल्स कैसे यूज होंगे? अगर मैं शोल्डर की या अपर आर्म की करती भी रहूं तो उससे इस पे इफेक्ट नहीं होगा ना, है ना। सो थेरेपी का एक ये भी पार्ट है कि जब हम किसी भी व्यक्ति को थेरेपी कराना शुरू करते हैं, है ना,
तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी कौन सी मसल्स रिजिड हैं, कौन सी फ्लेक्सिबल है। तो जो फ्लेक्सिबल है वो आसन हम छोड़ देते हैं, जो रिजिड है उस पर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए वो सामने बहुत झुक जाता है लेकिन पीछे नहीं झुक पाता है, तब उसकी आवश्यकता क्या है, पीछे वाली मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। तब हम कोशिश करते हैं कि उसके जो मसल्स ऑलरेडी फ्लेक्सिबल हैं वो कम यूज हों और जो नहीं है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। और एक नॉर्मल जैसे इंसान है, हम लोग हैं, तो मतलब जैसे कार्डियो कितनी देर, मतलब जंपिंग जैक किया तो 30 टाइम्स। एक्चुअली देखिए इसका कोई भी स्केल हम फिट नहीं कर सकते हैं, ये आपको अपना स्केल खुद बनाना होता है क्योंकि हर बॉडी की एफिशिएंसी अलग होती है। ठीक है, तो आपको अपना जो मैक्सिमम लगे, सपोज आप पहले दिन कर रहे हैं, आप कभी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हो सकता है आप 10 करने पर ही आपको लगे कि बहुत सांस बढ़ गई है, अब रुक जाते हैं। रुक जाइए, 2 दिन बाद फिर 12 करिए, फिर 14 करिए, तो एक दिन आप 30 पर भी आ जाएंगे, है ना। तो कभी भी आपको अपनी कैपेसिटी देखनी है, सामने वाला कितना भी बोले कि आप 30 करिए, 20 करिए, नो, आपको अपना देखना है कि जहां आपको लगता है कि अब मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है या बहुत अधिक बढ़ रही है, ब्रीदिंग भी बढ़ रही है, आपको वहां रुक जाना। ठीक है, सो इन चीजों का आपको स्वयं ध्यान रखना होता है। और ये इंस्ट्रक्शन जब भी हम अपनी क्लास लेते हैं तो बार बार देते हैं कि आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार कीजिए, क्योंकि वो जो आपकी कब ब्रीथ फास्ट हो रही है या कब हार्ट बीट फास्ट हो रही है ये आप ही समझ सकते हैं। मुझे समझ में आएगा लेकिन तब आएगा जब आपकी थोड़ी ज्यादा ही फास्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन जैसे ही शुरू होगी वो आपको आप तुरंत कैच कर लेंगे कि अब ये गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा रुक जाए। ठीक, मोनिका जी। मैम, हार्ट बीट्स का बहुत तेज हो जाना किस कारण से होता है? हार्ट बीट देखिए आपके इमोशन से भी जुड़ी होती है। आप बहुत खुश होते हैं तो आपकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती, आप बहुत डर जाते हैं, आप बहुत गुस्से में होते हैं, तो ये 2-3 नेगेटिव थॉट्स ऐसे हैं जिसमें आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और अगर सोते सोते ये चीज होती है तो? सोते सोते होने में कुछ फैक्टर्स होते हैं, या तो आप कोई ऐसा ड्रीम देख रहे हैं उस समय, या फिर कोई ऐसा इमोशन आपके अंदर है कि जो आपको डरा के रखता है। जैसे एक कई बार लोगों को भविष्य का डर बहुत होता है कि वो हमेशा इसी बात से डरे रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा। ठीक है ना, सो ये डिपेंड करता है, या आप जब सो रहे हैं उस समय आपकी कोई थॉट प्रोसेस ऐसी थी कि जिसने आपकी उस बीट को बढ़ा दिया। तो मैम इससे मतलब जो हमारे इमोशंस होते हैं, इससे हमारे हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है कि उसकी फंक्शनिंग डिसऑर्डर हो जाती है? देखिए, जब आप मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, तब आपका कोई फिजिकल चेंज होता है क्या? नहीं, आपके सिर्फ इमोशन चेंज होते हैं, है ना। लेकिन आपको ऐसा लगता है हार्ट बीट बहुत कूल हो गई है, ब्रीदिंग एकदम स्मूथ और कूल हो गई है ना। यस। जब आपके पास मान लीजिए कोई एक खबर आती है कि घर के किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, ऑटोमेटिक आपकी देखिए हार्ट बीट बढ़ जाएगी। ठीक है ना, मैम, तो ये जो हार्ट बीट है ये मेनली आपके इमोशन से ही जुड़ी है। ओके। पर मैम, जो इमोशंस से अगर हार्ट बीट तेज होती है तो वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक, जैसे मान लो हमारी पल्स रेट अभी नॉर्मल 80 है तो वो 100 तक या 110 तक पहुंच जाएगी, बट कभी कभार वो इससे भी ऊपर चली जाती है, मान लो 200 तक भी पहुंच गई है, तो वो किस चीज का कारण है? देखिए, आपका इमोशन की पोटेंशियल कितना है उस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो कार्डिक अरेस्ट होता है उसका 70% उसका कारण होता है आपका इमोशन, फिजिकल कारण नहीं होता है। 30% या 20% ही फिजिकल रीजन होता है कार्डिक अरेस्ट का, लेकिन 70-80% होता है आपका कोई भी इमोशन। तो ऐसा नहीं है कि इमोशन के कारण एक लिमिट तक बढ़ेगी।
डिपेंड करता है कि आपके इमोशन की फ्रीक्वेंसी क्या है। बहुत हाई है तो वो बहुत हाई तक बढ़ेगी, और आप उस इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, मेन ये है ना। बहुत से लोग होते हैं, देखिए सबकी लाइफ में जो है ना कुछ चीजें चलती है, मतलब प्रॉब्लम भी है, स्ट्रगल भी है, एंजॉय भी है, सैडनेस भी है, सभी चीजें हैं। लेकिन आप देखिए कुछ लोग बड़े शांत होके और बड़े खुश होके जीते हैं, वहीं कुछ लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं कि अब मेरे साथ ये हो गया, अब मेरे साथ ये हो गया। जबकि किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं है कि अगर दूर से किसी की शायद अच्छी दिखे भी, लेकिन जब आप इन्वॉल्व हो तो आपको पता चलता है कि उसको भी कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें। मैम हार्ट बीट्स के इंक्रीज होने का क्या हीमोग्लोबिन लेवल से भी रिलेशन है कोई? इससे भी होता है हीमोग्लोबिन से, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन बहुत शॉर्ट हो जाता है तो क्या होता है कि हमारे बॉडी के सेल्स को, जैसे मान लीजिए फीमेल में 10 से 12 तक, 10 है, जहाँ तक 10 से 12 तक होता है हीमोग्लोबिन का। अब यदि मान लीजिए आपका 7 और 8 पर पहुंच गया, तो जिस प्रेशर के साथ ब्लड जा रहा है और सेल्स को जितना ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन मिल रहा है ना, अपन ने पढ़ा था ये, जितना ऑक्सीजन मिलना वो नहीं मिल रहा है क्योंकि हीमोग्लोबिन ही कम है। तब क्या होगा कि वो प्रेशर को बढ़ाएगा, अदरवाइज वो सेल डेड होने लगेगी। तो उस सेल को बचाने के लिए वो प्रेशर बढ़ाएगा। प्रेशर कब बढ़ेगा? जब हार्ट बीट बढ़ेगी, है ना। यस सो ये भी एक रीजन होता है। यस, थैंक यू मैम। ठीक है, प्राची जी। मैम हम लोग आजकल देख रहे हैं कि काफी कम एज में हार्ट अटैक आ रहा है, या जो पर्टिकुलर जिम कर रहा है या फिटनेस कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको हार्ट अटैक आ रहा है, तो इसका क्या रीजन है? देखिए इसके बहुत सारे रीजन है। पहला तो ये है कि वो जिम कर रहा है लेकिन कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है ना, कितनी कर रहा है। दूसरा रीजन ये होता है कि कई बार व्यक्ति जब जिम जाना शुरू करते हैं, तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको जंपिंग जैक करना, आप 5 में थक गए तो 5 में रुक जाइए, आप 30 तक जाइए लेकिन 1 महीने में जाइए। लेकिन जब हम जिम या किसी चीज में जाते हैं ना, तो एक कंपटीशन होता है कि अरे वो इतना कर ले रहा है, मैं अपना थोड़ा और एफर्ट यूज करती हूँ और कर लेती हूँ। ठीक है। दूसरा कारण होता है कि हम जो एक आजकल बहुत ऐसे बोर्ड लगे होते हैं कि 1 महीने में 10 kg वेट कम करें, है ना। तो जो ये लालच होता है वेट तेजी से कम करने का, तो हमारी बॉडी का वेट यदि तेजी से बढ़ता या कम होता है तो वो हमारी बॉडी की किसी ना किसी यूनिट को डैमेज करता है। तो एज पर रूल हमारी बॉडी का वेट केवल 10% एक साल में प्लस या माइनस होना चाहिए। ठीक है। यदि आप एफर्टफुली उसको एकदम से 1 मंथ या 2 मंथ में कर लेते हैं, तो वो जो डैमेज करेगा जिस यूनिट को, वो आपको उस समय नहीं पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा 2 से 3 साल बाद। ठीक है ना, उसके जो साइड इफेक्ट्स आएंगे वो 2 से 3 साल बाद आएंगे। तो एक जिम में ये नेगेटिव पॉइंट होता है कि हम पर एकदम भूत सवार हो जाता है कि नहीं, हमने तो 1 हफ्ते में 5 kg रिड्यूस कर लिया। और हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग भेड़ चाल चलते हैं। हमारी बॉडी है, प्रीशियस है, फिर भी हम उसको अपनी बुद्धि नहीं यूज करते कि कैसा होना चाहिए। हमारा सबसे पहला सेंटर पॉइंट क्या होना चाहिए? फिट रहना, है ना। आज देखिए मैं आप लोग को नहीं बोल रही, एक जनरल कॉन्सेप्ट आप देखिए कि अगर हम पार्लर जाते हैं तो हम 3000 5000 इजीली खर्च कर देते हैं। बट यदि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जहाँ पर हमको हेल्थ, सपोज योग इंस्टीट्यूट है, तो योग इंस्टीट्यूट में 1000 रुपीज फीस है मंथ की, बहुत अधिक है। तो हमारा अभी कॉन्सेप्ट जो है वो हेल्थ की तरफ नहीं है। हम लोग हेल्थ और स्किल को सेकेंडरी मान के चलते हैं। ये सारे इंडियंस की बात कर रही हूँ। मैम ठीक है कभी ना? कभी सो 2 मिनट सर। तो उस कारण से क्या प्रॉब्लम होती है कि जब हम कंपटीशन वाले लेवल पर आ जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम अपनी स्टेमिना भूल जाते हैं।
और जब हम ओवर स्टेमिना करते हैं तो वो डैमेज तो करेगा कुछ ना कुछ, या तुरंत करेगा या बाद में करेगा, ठीक है। और थर्ड होता है कि आजकल जिम में जो स्टेरॉइड या प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, देखिए जब भी आप अपनी बॉडी को कुछ भी सिंथेटिक देंगे तो उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जरूर होंगे। इवन आप एलोपैथी भी अगर मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, वो आपकी मजबूरी है, आप लेते हैं, बट उसके भी अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पॉजिटिव है। तो इस तरह से कई बार हम जैसे होता ना कि वो कार्डिक कर रहे हैं तो उन्होंने इतना किया कि कार्डिक अरेस्ट आ गया, या कार्डिक जो होता है वो अटैक आ गया। तो ये वहां पर हम अपनी लिमिट भूल जाते हैं, और कई बार जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो केवल ये शो करने में, अपने रिजल्ट शो करने के कारण आपको पुशअप करते हैं कि भाई आप यहाँ तक जाओ, इतना तो करना ही है ना। सो ये सारी चीजें हमको अपना खुद ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद ही हम दूसरे। आशीष जैन जी। करेक्ट मैम, एक्चुअली ट्रेनर्स तो पुश करते हैं काफी कि हाँ और हैवी करो और हैवी करो, लेकिन एक चीज और है, जैसे डाइटिशियन बोलते हैं कि प्रोटीन पाउडर, अरे आप बाहर खाने में नहीं सोच रहे हो या दवाइयाँ खाने में नहीं सोच रहे हो, लेकिन आप एक प्रोटीन पाउडर लेने में सोच रहे हो, मतलब इसका। नेचुरल प्रोटीन डाइट लीजिए ना, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, जरूरी थोड़ी ऊपर से लें, आप डाइट को अपनी प्रोटीन रिच बनाइए। करेक्ट मैम। आशीष जैन जी। हाँ दीदी, जी हाँ। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे ये किसी की हार्ट बीट कम भी हो जाती है तो वो फिर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपन, जैसे कैसे पता चलेगा हमारी हार्ट बीट कम हो रही है? ये तो बट ब्रीथिंग तो स्टेथोस्कोप समझ से में पता आती चल है जाएगा। कि हमें क्रोध आ रहा है या फिर हम कुछ काम कर रहे हैं, कम में कैसे पता चलेगा? और फिर ये साइलेंट अटैक क्या हार्ट बीट कम होती है तभी आता है क्या? नहीं नहीं, ये कभी भी आ सकता है, नॉर्मल हार्ट चलते हुए भी आ सकता है। और मोस्टली जब हार्ट बीट कम होती है तो आपको लेथार्जिक फील होने लगता है, आपको आलस बहुत आने लगेगी, आपको लगेगा कुछ भी नहीं करें, बस लेट जाएं, है ना। थोड़े से ऐसे डिजीनेस लगेगा, चक्कर आने लगेगा, कई बार स्वेटिंग या सिर दर्द भी हो सकता है। तो ये तो ब्लड प्रेशर की भी शिकायत में होता है ना मैम? हार्ट बीट कम हुई मतलब लो बीपी हुआ ना आपका। अच्छा, हार्ट बीट कम हो रही मतलब लो बीपी हो रहा, हार्ट हार्ट बीट बीट ज्यादा से हो रही ही तो तो हाई बीपी पंप हो हो रहा रहा है? ना, हार्ट बीट से ही तो पंप हो रहा है ना। नहीं, और हार्ट बीट ज्यादा हो रही तो हाई बीपी हो रहा है? हाई बीपी हो रहा है, हाँ। अच्छा, ये से कर सकते हैं ना। हाँ, और नॉर्मली ये जुड़ा हुआ होता है। अच्छा मैम, ये आज की भी रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगी? देखते हैं अगर कोई कर रहा होगा तो। मैम प्लीज, हम लोग ना लिख नहीं पाते, सुन बस पाते हैं, क्योंकि लिखने का टाइम ही नहीं मिलता इस समय। अनमोल जी। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे जिम में जाके वेट लॉस ना करके कई लोग ऐसा करते हैं कि अपनी डाइट कम करके या कुछ मतलब चेंज करके वेट लॉस करते हैं, तो क्या उसमें भी नुकसान रहता है बॉडी के लिए? बिल्कुल, यदि आप लोग कार्बोहाइड्रेट पूरा बंद कर देते हैं, और ज्यादातर डाइटिशियन भी बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट बंद कर दें, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो ग्लाइकोजन कहाँ से बनेगा, ग्लूकोज आपकी बॉडी को कहाँ से मिलेगा। एक्चुअली हमेशा बैलेंस डाइट होनी चाहिए आपकी, और बहुत लोकल डाइट होनी चाहिए। आपको वही अनाज, वही फल, वही सब्जियां खानी चाहिए जो आपके सराउंडिंग 120 टू 150 किलोमीटर तक मिलती है ना। आपको वही फल या सब्जी खानी चाहिए जो सीजनल है, सीजनल, वोकल, लोकल, ये खाना आपका होना चाहिए, और प्रॉपर टाइम से होना चाहिए। अगर एक अच्छा डाइटिशियन है तो वो खाना कम करने कभी नहीं बोलेगा। आप लोगों ने सभी ने एक मूवी का मुझे ध्यान नहीं है जिसमें करीना कपूर ने 0 फिगर मेंटेन किया था, है ना। मूवी का मुझे नहीं है, टशन थी, टशन। हाँ टशन, ठीक है। सो उसके लिए उसकी जो डाइटिशियन है वो रिजुता दिवाकर थी। तो वो उसका हमेशा स्टेटमेंट होता है कि खाना कम करके आप कभी दुबले नहीं हो सकते हैं। जैसे ही आप कम खाना करोगे ना तो आपकी बॉडी को डर लगने लगेगा कि यार पता नहीं मुझे खाना मिलने वाला है कि नहीं, तो वो डिपॉजिट करना शुरू कर देगी। तो कम खाना खाना भी एक मोटा होने की निशानी होता है, राइट। कभी सो ऐसा रहता है खाना हमेशा आपका वही होना चाहिए जो लोकल हो, सीजनल हो, वहाँ आसानी से मिल जाता है, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो आपको कभी जैसे भी, मैम जी हाँ बोलिए। किसी का एवरेज वेट वेट जैसे कि 72 रहता है, लेकिन अगर किसी कारण से बढ़ जाता है, मतलब अपने आप पर ध्यान नहीं देते, 80 हो जाए, 82 हो जाए, तो उसको फिर कैसे मेंटेन करना चाहिए? उसके लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। अपने डाइट को जो है वो बिल्कुल प्रॉपर टाइम टू टाइम लें, और एक्सरसाइज पर्टिकुलर उस हिस्से की करें जहां आपका फैट बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि हर का फैट भी अलग अलग बढ़ता है, किसी का पेट में बढ़ता है, किसी का देखिए हाथ हैवी होते हैं, किसी की लोअर बॉडी हैवी होती है। हाँ, ये मिलेट्स भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा एक फूड रहता है, तो उस पर डिपेंड। जी अनमोल जी। मैम जब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, तुरंत तो वो कंट्रोल नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एक्चुअली उसकी कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप पूरी बॉडी को रिलैक्स करके शवासन, आप लोगों ने नाम सुना होगा है ना, शवासन कीजिए, योग निद्रा कीजिए। ये 2 चीजें बहुत ही अच्छी होती हैं, जिससे आपकी अपनी बॉडी के हार्ट बीट को आप तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। मैम एक बार और रिपीट करेंगी प्लीज? शवासन और योग निद्रा, ये 2 टेक्निक ऐसी होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी QRT होती हैं। सोनिया जी भी इसके बारे में बहुत अच्छा बता पाएंगे, इन्होंने तो पूरा प्रोजेक्ट ही बनाया है। सोनिया जी मैम बताएं थोड़ा। मैम आप ही बता दो। नहीं नहीं, आपने तो पूरा प्रोजेक्ट बनाया है इसका, थोड़ा सा बताएं। हार्ट बीट से ही रिलेटेड रहता है सारा, जो हमारा वही मैम जैसे सिस्टम्स बताती है ना, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, तो ये सब कनेक्टेड रहता है आपस में। तो उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था MSRT के नाम से, माइंड साउंड रिजोनेंस टेक्निक्स। तो उसमें यही होता है, सिंपली आप सामने वाले को लिटा देते हो और उसके बाद ओम चैंटिंग होती है, कुछ मंत्रों की चैंटिंग होती है। ये एक्चुअली बैंगलोर से हम लोगों ने लिया था। तो उससे ना, मतलब आप जो अभी हम बात कर रहे हैं ना कि कैसे हम लोग रिलैक्स पोजीशन में जा सकते हैं, तो अगर एक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम लोग ये करते रहते हैं ना, तो माइंड को एक बहुत रिलैक्सेशन मिलता है और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे होने से ना बॉडी के सारे पार्ट्स बहुत अच्छे से वर्क करने लगते हैं। मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने करा है। मैम बाकी टेक्निकली तो आप ही बता पाएंगे ज्यादा अच्छा। नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया सोनिया जी। बहुत ये अच्छे एक्चुअली सोनिया जी ने अभी प्रोजेक्ट लिया था फर्स्ट ईयर का, जिसमें उन्होंने ये टेक्निक को, ये एक्चुअली एस वैसा बैंगलोर की टेक्निक है, और इसमें QRT भी एक टेक्निक होती है, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो इसमें जब आप जाएंगे तो बहुत सारी टेक्निक्स होती है। ओम चैंटिंग भी अपने आप में एक रिलैक्सेशन की टेक्निक होती है, सोहम होती है टेक्निक, है ना, कोई भी मंत्र चैंटिंग जो होती है वो भी रिलैक्सेशन टेक्निक होती है। तो डिपेंड ये करता है कि आप रिलैक्सेशन किस चीज का कर रहे हैं। आप जनरल रिलैक्सेशन कर रहे हैं तो उस समय आप मंत्र और ये सारी चीजें ले सकते हैं, लेकिन आपकी ऑलरेडी हार्ट बीट बढ़ी हुई है और तब आपको रिलैक्सेशन करना है, तो उस समय के लिए शवासन और योग निद्रा बेस्ट टेक्निक है। मैम मैंने तो उस पे करा था, हाउस वाइफ्स पे। बेसिकली मेरा टारगेट हाउस वाइफ्स का ही था, क्योंकि वो एक सेक्टर ऐसा रहता है जो हमेशा अनटच्ड रहता है। गुड फॉर नथिंग वाली बात होती है। बिजी विदाउट वर्क कहा जाता है ना हाउस वाइफ्स को। तो उस पे किया था मैम मैंने, इसलिए। तो तो मैम इस अभी टाइप के सोनिया जी, प्रोजेक्ट मिलते हैं क्या सभी को करने के लिए? हाँ आप लोग सभी को एक फाइल, प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ेगी ना फर्स्ट ईयर में। मैंने 6 फाइल बताई ना शुरू में ही, हाँ। 4 आपके 4 सब्जेक्ट की, एक प्रैक्टिकल और एक प्रोजेक्ट फाइल। तो उसमें टॉपिक आपको चूज करना होता है। आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, अगर कंफ्यूजन है तो आप 5-6 टॉपिक लेके डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा रहेगा, बट फाइनली चूज आपको करना होता है। एक मिनट दीप्ति जी, जिन्होंने भी एक बार भी नहीं पूछा, पहले मैं उनको कर लूं। जी मुझे एक बात पूछनी थी कि जैसे आजकल ये हर्बल और न्यूट्रीलाइट का बहुत ज्यादा चल रहा है कि हमने इतना वेट लॉस करा, हमारी इतनी बीमारियां दूर हो गई, तो इन सब के पीछे में क्या रीजन है? ऐसा होता है या क्या है? देखिए, जब भी आप अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करेंगे, लाइफ स्टाइल ठीक करना मतलब सोना समय से, जगना समय से, आपके थॉट प्रोसेस सही हो,
आपका खाना समय से हो, सही फूड हो, तो आप फिर चाहे हर्बल लो चाहे कोई भी लो, आपको ठीक होना ही होना है ना। चाहे आप न्यूट्रीलाइट्स लो चाहे हर्बल लो। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना अगर आप पूछेंगे तो मेरा हमेशा प्रेफरेंस होता है कि सप्लीमेंट्री फूड लेने की बजाय आप नेचुरल लीजिए जो भी है ना। तो नेचुरल फूड के थ्रू लीजिए। जैसे आपको प्रोटीन चाहिए तो आप पनीर, सोयाबीन, इन सबको एक्सेस में कर दीजिए, मूंगफली। तो मेरे सजेशन हमेशा यही होते हैं कि आप नेचुरल तरीके से जितना अधिक किसी भी चीज़ को इम्प्रूव कर सके वो आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, चलो इनको ले लो, अच्छा नहीं हुआ तो बुरा तो नहीं होगा। बट ऐसी कोई चीज़ आप बताइए जिसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट ना हो। भगवान भी है तो शैतान है। अगर हम हायर पॉजिटिव स्केल को लेते हैं तो वो भगवान है, तो उसका भी अपोजिट है। तो दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। योग भी अगर आपने गलत तरीके से किया तो उसके भी नेगेटिव साइंस आपको मिलेंगे। ठीक है। सो मेरा हमेशा ये होता है कि आप अपनी बॉडी को जितना नेचुरल तरीके से रख सकें उतना ही सबसे अच्छा है। और केवल हम जो ह्यूमंस होते हैं, ये जो नेचर के लॉज होते हैं उनको उनमें छेड़छाड़ करते हैं या फेरबदल करते हैं। आप बाकी किसी भी स्पीशीज को देखिए, चाहे वो बर्ड हो, एनिमल हो, वो अकॉर्डिंग टू नेचर ही चलते हैं, है ना। और उनको कभी हमने बीमार भी बहुत ही कम देखा है, रेयर। हाँ, बीमार वो होते हैं जो हमारे घर में रहते हैं क्योंकि हम उनका नेचर बदल देते हैं। ठीक है ना। सो हम अपने आप को जितना नेचुरल वे में रखेंगे उतने हम हेल्दी रहेंगे। और हेल्थ की आपकी डेफिनेशन क्या है ये डिपेंड करता है। कई लोगों की हेल्थ की डेफिनेशन होती है कि ना ना बहुत स्लिम ट्रिम है। नहीं, आपके फेस पर यदि ग्लो है, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको कट नहीं कर रहे हैं, यदि आपकी एक्टिविटी प्रॉपर है पूरे दिन भर की, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा चले थक गए, और यदि आपका खाने में प्रॉपर इंटरेस्ट होता है कि जब आप खाने बैठते हैं तो जो भी सामने रहता है, वाह आज ये है, गुड, आज दूध है, चलो ढेर सारा कैल्शियम मिल जाएगा, है ना। सो जब ये आपका वे होता है, वो कुछ भी हो थाली में, तो वो बैलेंस डाइट बना देता है। नहीं तो आप पूरी बैलेंस डाइट की भी थाली लेके बैठेंगे ना, अरे यार इतना सारा सैलेड, कोई टेस्ट भी नहीं रहता है, नहीं खाना, तो आप डेफिनेटली मानिए कि उसके कोई भी जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो आपकी बॉडी को नहीं लगेंगे। तो फिट होना या हेल्दी होने की कैटेगरी में सिर्फ इतनी ही चीजें हैं कि अगर अचानक से 4 लोग आपके घर में आ जाएं और अरे यार ये आ गए अब फिर ये करो, ये साइन ना हो। आपके फेस पे खुशी आ जाए, वाह कोई आया, उसने इस लायक समझा मुझे। तो जब तक ये साइन आपके में डेवलप है, मीन्स आप हेल्दी हैं। और अगर आप पूरी तरह भी एक्टिव हैं और आपकी थॉट्स नेगेटिव जा रही है तो इट मीन्स आप हेल्थ से डाउन की तरफ जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम हेल्थ को किस वे में ले रहे हैं। ठीक है। अब हम एक और आते हैं, अच्छा दीप्ति जी का और था क्वेश्चन, पूछे। मैम जैसे मेरा बेटा खुद जिम जाता है तो उसने प्रोटीन की डिमांड करी आजकल, जैसे आपको सभी आप कह रहे हैं, तो इसके फादर ने मना किया कि नहीं। तो उसने पूरा मतलब इंटरनेट से खोज खाज के निकाला करा कि नहीं पापा, हम लोग इतना ज्यादा मतलब उसमें वर्कआउट करते हैं तो हमें जरूरत होती है, अदरवाइज प्रोटीन कम हो जाएगा और हमारे बोन्स पे इफेक्ट पड़ेगा। और हमने कहा नेचुरली पनीर खा ले, जैसे आपने बोला, सब उसे सब्स्टिट्यूट दे दिए हमने। लेकिन वो बोला मम्मी जो वो हमारा प्रोटीन होता है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन होता है, जो दूध को पनीर निकालने के बाद पानी होता है, वो मैंने उसे समझाया वही होता है। बोला हाँ मम्मी मुझे पता है, लेकिन उसके लिए मुझे 3 to 4 या मतलब उससे भी ज्यादा दूध पीना पड़ेगा जब मैं उतना एक स्कूप उसका ले पाऊंगा। इट्स एसेंशियल। तो ठीक है, फिर मैंने बोल दिया ले लो, वो ले रहा है, तो मैम वो ठीक है या नहीं? देखिए यदि उसको सूट हो रहा है, हाँ जहाँ तक मेरा पर्सनल यदि एकदम ओपिनियन है, तो मैं तो उसकी जगह उसको टोफू वगैरह बना देती, वो भी एक कॉन्सेंट्रेट
प्रोटीन हो हाँ जाता है टोफू, हाँ, वो है भी ना? दिया है तो मैंने उसे, उस सोया टाइप का नगेट्स भी दिए कुछ, हैं, सब दिए हैं। हाँ, कुछ ऐसे कुछ फॉर्म में कर देते। नहीं, सोया पनीर जो होता है उसको टोफू हाँ कहते मैं हैं, वो ही लाई हूँ, कल मैं है ना? टोफू ही लाई हूँ, सोया पनीर जो हाँ, होता है। तो वो हाँ आप अगर घर में, मार्केट का जो आता है ना, वो बच्चे नहीं खा पाते हैं क्योंकि उसमें एक स्मेल होती है। अच्छा। अगर वही चीज आप घर में बनाएंगी ना, तो वो बहुत अच्छे से खा पाएगा। कल मैंने इंटरनेट पे वो भी देखा था कैसे बनाते हैं, तो हाँ, मैं यही सोची थी उसको तो खुद इस बना के तरह के देखती हूँ। सोल्यूशन होते हैं जो सोयाबीन पाउडर, है हाँ ना, मूंगफली पाउडर, आप सब्जियों में मूंगफली पाउडर डाल दें रोस्ट करके, तो इस तरह से भी की जा सकती है। लेकिन ठीक है, बच्चे हैं, नहीं मानते तो कुछ समय ले लेने दीजिए, पर ध्यान रखिए कि उसका कोई ड्रॉबैक उनको ना। मैम साइड एक्चुअली इफेक्ट्स आते हैं तो आजकल छोड़ क्या होता दें। है, बच्चे बाहर चले जाते हैं, दीप्ति दीदी के भी बच्चे हॉस्टल में रहते होंगे, और मतलब हम लोग भी वर्किंग रहते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता थ्रू आउट द डे हम किचन में जाके वो करते रहे। तो उस वक्त ऐसे ही लगता है एक शेक पियो सुबह, सब आ गया, अब ठीक है अब मतलब जैसे हम एक्चुअली कहते अब हैं ना बिलीफ शॉर्टकट पैटर्न, तो वो कई उनको बार वही हो जाता है कि वो पी लिया तो अब मतलब जिम में वो कैन वर्कआउट फॉर 1 आवर 2 आवर, कि वो अपनी डाइट प्रॉपर ले रहे हैं। और मैम बच्चे आजकल बच्चों के फास्ट रहते रूम हैं में ना, हॉस्टल में। बच्चों के रूम में रोस्टेड मूंगफली और रोस्टेड चने हमेशा रखो। मैम वो हमेशा लेके जाता है, वो चने का एक डब्बा एक जब आता है, मम्मी एक मुट्ठी भी चने का डब्बा खाएंगे भर ना। दो, वो बहुत कॉन्शियस है डाइट के मामले में। गुड, अच्छी सुबह चीज है, पनीर लेगा, दही लेगा, उसकी स्लाइस खाएगा, मतलब इस बात में वो प्रॉपर है बिल्कुल। अच्छी एप्पल चीज लेगा, अगर वो खुद एक से या है। 2 टाइम ही कार्ब्स लेता है और बाकी हेल्दी डाइट्स ही लेता है, कि गुड। मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए जिम से। कीर्ति जी, कीर्ति जी, हाँ मैम, चलिए टाइम, हेलो। हाँ बोलो। ये जी हाँ बोलो। हार्ट इनलार्ज होने की भी प्रॉब्लम आती है और उसमें शायद पंपिंग कम हो जाती है, सही बोल रहे इसका हैं आप। क्या कारण होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। एक्चुअली हार्ट इनलार्ज होने का कोई पर्टिकुलर ऐसा ट्रिगर पॉइंट्स नहीं है ना? ये कई बार जी, बाय बर्थ भी होता है बच्चों में। अच्छा। तो इसका कुछ भी ऐसा नहीं, जैसे लिवर भी इनलार्ज होता है या फैटी लिवर होता है, तो एक उसका कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होता है, बट ये एक विकृति है, ऐसा हम कह सकते हैं। कुछ मेडिसिन के कारण भी हो जाता है क्या मैम? मेडिसिन के साइड इफेक्ट तो सबके कुछ ना कुछ रहते हैं। आप कोई भी मेडिसिन लीजिए, कोई भी, इवन आप एसिडिटी के लिए जो एंटासिड लेते हैं उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। तो कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो। मतलब दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है, इवन हर्ब्स भी ऐसे नहीं कि यदि आप उसको एक्सेस ले लेते हैं तो उसके भी अपने एक ड्रॉबैक होते हैं हर्ब्स के। और अगर एक बार इनलार्ज हो गया तो वो वापस अपनी पोजीशन में आ सकता है हार्ट? मोस्टली बहुत मुश्किल होता है ना? मतलब एक बार कुछ प्रोग्रेसिव डिजीज होती हैं, तो इनको एक बार जब ये बढ़ जाती हैं तो वहाँ रोक सकते हैं कि हम और आगे ना बढ़ें, बट रिवर्स करना मुश्किल होता है। तो कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो रिवर्सेबल होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि जो नहीं होती हैं रिवर्सेबल। जी मैम। चलिए अब हम थोड़ा सा और एक डिजीज को डिस्कस कर लें, फिर आगे फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। सो आपकी सेकंड है एक वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन का नाम सभी ने सुना होगा, जहां तक मुझे ध्यान है। सभी लोग एक बार हैंड अपने डाउन कर लें, तो नेक्स्ट के लिए जब भी कोई हैंड रेस करेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि सो जो वेरिकोज वेन है, ये मोस्टली कहाँ पर होती है? पैरों में। इसकी स्टार्टिंग तो पैरों से ही होती है। और पैरों में ही क्यों होती है ये? कोई बताना चाहेगा वेरिकोज वेन के बारे में, यदि किसी को क्योंकि मालूम मैम हो तो? पूरे टाइम खड़े रहते हैं तो उससे पैरों पे जोर ज्यादा आता है। देखिए ब्लड वेरिकोज, सर्कुलेशन तो हार्ट के द्वारा पैरों में हो जाता है, लेकिन जो इम्प्रॉपर ब्लड है वो ऊपर फ्लो नहीं हो पाता। मैम वो बेसिकली सेकंड नर्व हार्ट जो होते हैं वो नीचे के लिए हमारा खुले हुए होते यस, हैं, लेग में इसीलिए है हार्ट ना? प्रॉब्लम है होती है। वो तो वर्क नहीं चलिए करता है अब एक बराबर से। बार हम इसको पूरा समझ लेते हैं वेरिकोज वेन को। हमारे जो पैर हैं, घुटने से लेके पैर के एंकल तक, ठीक है, इनमें भी ब्लड सर्कुलेटरी का सिस्टम तो सेम ही है कि जो वेन्स है उससे प्योर ब्लड ऊपर आता है और आर्टरीज है उससे प्योर ब्लड नीचे जाता है। तो अब जो नीचे हमारा ब्लड जाता है, प्योर ब्लड, वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी ओर खींचता है, तो वो इजीली चला जाता है। लेकिन जो इम्प्योर ब्लड वापस हार्ट में आता है पैर से,
तो वो उसके लिए एक बहुत टफ टास्क होता है, क्योंकि उसको अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स काम करना रहता है। ठीक है, बिल्कुल कैसा है कि जैसे यदि हमने नल में एक पाइप लगाया और उसको नल के नीचे के लेवल पे किया, तो फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यदि उसको हम नल के ऊपर लेवल पर ले गए, फिर फर्स्ट फ्लोर तक ले गए, फिर सेकंड तक, तो हो सकता है थर्ड तक ऊपर आना ही बंद कर दे पानी, है ना। तो उसके लिए हमारे जो काफ मसल्स होते हैं, हम अपने काफ मसल्स को सेकंड हार्ट बोलते हैं या पेरिफेरल हार्ट बोलते हैं हमारी बॉडी का। तो जो काफ मसल्स होते हैं, मतलब हमारे पूरे जो लेग्स के वेन होते हैं, उसमें क्या सिस्टम होता है कि जैसे ये इस तरह की मान लीजिए ट्यूब है, वेन क्या है, एक ट्यूब जैसा ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हर थोड़ी सी दूर पर उसमें एक वॉल्व लगा रहता है, जो ऐसे ऊपर तो खुलता है लेकिन नीचे की तरफ नहीं खुलता है, वन साइडेड ओपन होता है। जैसे ये आपकी वेन है, यहाँ पर एक वॉल्व लगा है, ये फिर इसके ऊपर फिर वेन है, फिर एक वॉल्व लगा है। तो हमारी पूरी जो लेग की वेन होती है वो ऐसे छोटे छोटे चैम्बर्स में कन्वर्ट हो जाती है। अभी क्या होता है कि जब ब्लड चढ़ना शुरू हुआ, तो ऊपर से तो तेजी से ब्लड आ रहा, तो उसने इस ब्लड को पुश किया, ये वॉल्व ऊपर खुल गया और ये ब्लड ऊपर वाली वेन में आ गया, तो ये वॉल्व बंद हो गया। अब ये वॉल्व का क्या काम है कि ये जो ऊपर ब्लड आ गया, इसको वापस नीचे नहीं जाने देगा। जब यहाँ प्रेशर होके ये खुलेगा, तो इसके ऊपर वाले भी खुल जाएगा। तो ऐसे कर करके जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो लेग से वेन के थ्रू हार्ट में आता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम इन वेन्स की प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो एक एज के बाद इनकी भी इलास्टिसिटी कम होती है, और ये जो वॉल्व का मैकेनिज्म है, ये भी इफेक्टेड होता है। अगर वेन की इलास्टिसिटी कम होगी, तो उसमें जो वॉल्व लगे हुए हैं, उनका भी फंक्शन इफेक्टेड होगा। तो कई बार क्या होता है कि जैसे ये वॉल्व खुला, ब्लड इसके ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ का ये वॉल्व नहीं खुल रहा है, या उस समय पर नहीं खुल रहा है। मान लीजिए 1 मिनट में 4 बार खुलना चाहिए, ये हम मान के चल रहे हैं, तो वो 2 बार ही खुल रहा है। उस कंडीशन में क्या होता है कि वो वेन में जो है ब्लड भरने लगता है, और वो ऐसे फूलने लगती है, मोटी होने लगती है, और वेन के ब्लड का कलर क्या रहता है, पर्पल रेडिश, मतलब वो हल्का सा ब्लूइश या ग्रीनिश हम कह सकते हैं। तो वो हमारे स्किन पर ऐसे फूली हुई दिखने लगती है। फिर ये फर्स्ट स्टेज होती है। जब और सेकंड स्टेज आती है, तो वो वेन्स क्या होती हैं, ऐसे स्पाइरल हो जाती हैं, घूम जाती हैं, तो ऐसे गोल गोल नीले नीले उस पूरे आपके स्किन में, लेग की स्किन में धब्बे दिखने लगते हैं। ठीक है, और फाइनली जब उसकी लास्ट स्टेज आती है, तो क्या होता है कि ये वेन उस वहाँ की स्किन फट जाती है और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। ये वेरिकोज वेन का फाइनल है। तो इस तरह से ये हमारे लेग्स के वेन को इफेक्टेड करती हैं, और इसमें बहुत अधिक पेन होता है, पेनफुल प्रोसेस है ये। ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट्स क्या हैं? ट्रीटमेंट्स इसका अभी जो करंट में है, वो एक लेज़र सर्जरी होती है, जिसके थ्रू जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, वो लेज़र के द्वारा इसे ठीक कर देते हैं। बट ये बहुत, डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि ये बहुत सक्सेसफुल है, बट ये देखा नहीं गया है ऐसा कि बहुत सक्सेसफुल हो। कुछ समय बाद फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अब ये जो वेरिकोज वेन है, इसकी योग में क्या ट्रीटमेंट देंगे? मैम लेग्स इन्वर्जन को ऊपर करके वॉल्स पे रखना, जिससे अपोजिट प्रेशर पड़े, विपरीत इन्वर्जन विपरीत करनी। सर्वांगासन, बिल्कुल, जितने भी इन्वर्ट पोस्चर हैं, जिसमें पैर ऊपर रहते हैं, सिर नीचे रहता है या हार्ट नीचे रहता है, वो देंगे। इसके लिए अब जरूरी नहीं होता है कि हम लेग्स ऑन द वॉल, विपरीत करनी या सर्वांगासन ही करें, क्योंकि वो हम कितने समय करेंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम। तो उसके लिए एक और अच्छा तरीका होता है कि जब भी आप बैठें, तो लेग्स को ऐसे स्लाइड शेप करके बैठें। लेग्स के नीचे एक पिलो या कुछ ऐसा थोड़ा हाइट वाला चीज रख लें,
कि आपके हील्स ऊपर हो जाएं और आपके लेग्स ऐसे स्लाइड शेप हो जाएं। तो ये जो स्लाइड शेप जब आपके लेग्स हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को नीचे की तरफ फ्लो करने लगेंगे, उसमें सपोर्ट होगा, तो आपका वेरिकोज वेन जो है उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलता है। और इसके लिए आजकल बहुत सारे स्लाइडर पिलो आते हैं कि जो ऐसे तिरछे होते हैं, आप उसके ऊपर ऐसे पैर रख लीजिए रेस्टिंग पोजीशन में और आराम से लेटे रहिए। तो ये जो पिलो होते हैं ये भी वेरिकोज वेन जिनको होती है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। मैम अगर हम नॉर्मल भी ऐसे डेली में रखें तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस और नॉट? देखिए, अगर आप लेग्स को ऊपर रखते हैं तो आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेग्स में जाता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो आपके जो विसरल ऑर्गन है, मतलब आपका इंटेस्टाइन, स्टमक, जितने भी पेट के अंदर के इंटरनल ऑर्गन है, उनको ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, तो वो हेल्दी होंगे। तो ऐसा मेरा सजेशन रहता है, एक मिनट हर्षा जी ना, ऐसा मेरा सजेशन रहता है कि हर व्यक्ति को दिन में आधे घंटे कम से कम लेग्स को ऊपर रख के बैठना चाहिए। ठीक है? और वो सबसे अच्छा टाइम कब होता है? जब आप टेलीविजन देखते हैं, क्योंकि टेलीविजन देखना मतलब आधा घंटा मिनिमम तो देखेंगे ही, अधिक हो सकता, कम नहीं होगा। तो उस समय आराम से टिक के बैठें और लेग्स को ऊपर। मैम जिनको ऑपरेशन हुआ है वो भी कर सकते हैं? डिपेंड करता काय की सर्जरी हुई है और किस स्टेज पे। मैम एक्चुअली ये जो आपने बताया ना पिलो नीचे रख के, तो ये इसका इफेक्ट क्या हमारी बैक पे, स्पाइन पे भी आता है क्या? कमर दर्द जब मेरी मदर को हुआ था तो उनको ऐसे ही रखा जाता था खाली। एक मिनट में आ रही। आज से सब अपना टीवी देखने का पोस्चर बदल लो। सही कह रहे हो दी। टीवी नहीं देखता है? मैं भी नहीं देखती, टाइम ही नहीं होता। टीवी तो खुलता ही फिर नहीं। आप फोन या लैपटॉप देखते हुए सीधा बैठो। हर्षा जी आप कुछ बोल रहे थे? मैम कुछ लोगों को देखा है मैंने, वो सोते टाइम 3 पिलो यूज करते हैं, एक हेड के नीचे, एक बैकबोन पे और एक पैर के नीचे। तो क्या ये सही है? और पूरा रात इतना, मतलब इतने घंटों तक ऐसा लेटे रहना? एक्चुअली ये जो पोजीशन है ना, ये सही है, लेकिन डिपेंड करता है कि पिलो की साइज क्या है, मतलब मोटाई क्या है। जैसे लंबर के पीछे आप देखें, जो स्पाइन मतलब नाभि के पीछे एक ऐसा हल्का सा कर्व होता है, आपने फील किया होगा। तो उस कर्व की और आपके बेड की सपोज इतना डिस्टेंस है, तो अगर यही मोटाई है उस पिलो की तो गुड है ना। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे ये बेड है, आप ऐसे सोए हैं, तो ये जो पिलो है वो इस स्पाइन को सपोर्ट देती है, जो कि पूरी रात ऐसे हैंगिंग पोजीशन में होती है ना। बट मैं ये मानती हूँ कि शायद बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे कि जो ऐसा सीधे सोते होंगे। ज्यादातर लोग कोई ना कोई करवट में ही सोते हैं मोस्टली, है ना। तो करवट में यदि सोते हैं तो उसके लिए हमेशा हमारी बॉडी का वो पार्ट जो हैंगिंग पोजीशन में आ रहा है उसको सपोर्ट देने के लिए हम पिलो यूज कर सकते हैं। जैसे जब हम सोते हैं, मान लीजिए हम लेफ्ट या राइट कोई भी करवट सो रहे हैं, तो हमारा जो ये शोल्डर होता है ये सबकी अलग अलग होगी इसकी विड्थ ना। तो मान लीजिए ये मेरा 4 इंचेस का है सपोज, तो मुझे इतनी ही मोटी पिलो लेना चाहिए जो बस 4 इंच की है ना। तो क्या होगा कि हमारा हेड जो है वो ऐसा ही स्ट्रेट रहेगा। अगर कम होगी तो वो ऐसा हो जाएगा रात भर इस करवट में यदि सो रही हूँ, यदि अधिक होगी तो वो ऐसा हो जाएगा। तो हमारा हेड अलाइंड होना चाहिए, इतनी ही मोटी पिलो। फिर जैसे अगर हम करवट लेके सो रहे हैं और मान लो एक नी को फोल्ड कर रहे हैं ऊपर वाले पैर के,
तो अगर ये हमारे 2 पैर हैं और हम ऊपर वाले पैर को इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं, तो इसके और बेड के बीच में भी जगह हो जाएगी, तो हम यहाँ भी पिलो यूज कर सकते हैं। दोनों नी के बीच में भी हम एक पतला सा पिलो हमें यूज करना चाहिए। तो फाइनली ये है कि जब आप जिस भी पोजीशन में सो रहे हैं, तो आपकी बॉडी का जो भी पोर्शन हैंगिंग पोजीशन में है, उसके नीचे आप सपोर्ट देने उतना ही सपोर्ट डालें जितनी विड्थ पर वो हैंग कर। मैम और अभी फूड की बात हो रही थी, तो डॉक्टर्स बोलते हैं अब बच्चों को कि आपको प्रॉपर फूड से न्यूट्रिशन प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आप बाहर से प्रोटीन यूज करिए, बच्चों को दीजिए। तो क्या ये सही है? क्योंकि बोलते हैं दाल में एक्स्ट्रा प्रोटीन है, ये सब नहीं हो रहा। तो एक्चुअली अब आजकल क्या है ना, डाइट भी थोड़ी सी चेंज हो गई है, बच्चों की प्रॉपर डाइट हो नहीं पाती है, उनके अपने इतने एंगेजमेंट्स होते हैं ना कि आप देखिए बच्चे भी बहुत प्रॉपर डाइट कहाँ ले पाते हैं। तो अगर वाकई उसको डेफिशिएंसी हो रही है तब तो ठीक है, आप कुछ समय के लिए उस पर जा सकते हैं। प्रीति जी, मैम आपने अभी ये बताया था कि ऐसे पैरों के नीचे पिलो रख के सोना चाहिए या बैठना चाहिए, तो उससे विस्टल ऑर्गन बेनिफिट रहेगा। तो उसमें कैसे किसी को कब्ज वगैरह रहती है तो उसमें भी लाभ मिलता है? डाइजेशन उसका स्ट्रांग होगा तो कॉन्स्टिपेशन अपने आप दूर होगा। पानी ज़्यादा पिए, और सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन जिसको भी है वो पानी की क्वांटिटी बढ़ाए। 100% वो पानी कम पीते होंगे, तो उसकी पहले तो पानी को देखें कितना पी रहे हैं। प्रीति जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी मैम, मुझे ये पूछना है, जैसे मेरी मदर इन लॉ है, उनका ना एक पैर, जैसे वो लेग उठा के नहीं चल पाती एक लेग से, वो पैर को ना घिसराते हुए चलती है, उनका नीज नहीं बैंड होता। तो उनके लिए क्या सजेशन है? उनको मैं जैसे पूछती है कि तू तो इतनी योगा कर रहे हो तो बताओ कुछ, तो मैं उनको ये क्या मतलब कि वो पैर ऊपर रख के बैठे हैं? सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जाएं और उनकी नी के एक्सरे और बाकी डायग्नोसिस कराएं। जब डायग्नोसिस हो जाए कि प्रॉब्लम क्या है, तब फिर हम आगे योग में देख सकते हैं। विदाउट डायग्नोसिस हम कुछ भी नहीं देख सकते। ओके, ठीक है, तो आज ये क्योंकि उन्होंने पीछे डॉक्टर को देखा। मैम एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जैसे कि मेरी जी मदर इन लॉ को अभी मतलब बाईपास सर्जरी हो गई उनकी, मतलब अगस्त लास्ट में हुई थी, हमारे रक्षाबंधन के दिन। अब उनको क्या बता सकते हैं, जैसे कुछ एक्सरसाइज वगैरह फिजियोथेरेपी ऐसे करा सकें कुछ घर पे? अभी उनको 1-2 तो वो टूल्स ब्रीदिंग के दिए होंगे, वो नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एपरेटस बॉल हाँ रहती है हाँ इसके हाँ, वो तो अंदर है, में। वो तो वो रोज करती हैं, डेली हाँ, करती हैं। प्राणायाम आप शुरू करा सकते हैं। कौन सा प्राणायाम कराएं? अनुलोम विलोम प्राणायाम करा सकते हैं, नाड़ी शोधन करा सकते हैं, लेकिन विदाउट होल्ड। अच्छा, ठीक है, विदाउट माने अभी ओम का होल्ड उच्चारण नहीं नहीं करना? करना। ओम का वो नॉर्मल कर सकते हैं, बहुत लंबा ना करें। ठीक है। और मैम उनके मतलब ना जैसे पैरों से उनकी पूरी वेंस निकली थी, जो नसें निकली थी, तो उनके पैरों में ना एक पैर में बहुत सालिंग रहती है। डॉक्टर ने कहा कि धीरे धीरे जाएगी, तो ऐसे हाँ, क्या उनका मूवमेंट से घुटनों का मूवमेंट ज्यादा नहीं हुआ, चला तो उन्होंने 3rd डे से ही चलने लगी थी, डॉक्टर ने चला दिया था, तो वो घुटने उनके थोड़े से ना जाम से होने लगे। थोड़े से ऊपर रखने को बोलें, वही पिलो रख के सर्कुलेशन ठीक रहेगा, तो उनको तो रिलैक्स मिले होगा मैम और वो जैसे हमारे पास एक है ना वो ऐसी साइकिलिंग है जो अपन कहीं भी ले जा सकते हैं, मतलब उसको फोल्डिंग नहीं, साइकिल है, लेकिन जो अभी उसको नहीं चला कर सकती है। सकते हैं। नहीं, अभी क्योंकि हार्ट पे प्रेशर आएगा, तो अभी कार्डिक कोई भी नहीं करेंगी वो। अच्छा, कार्डिक एक्सरसाइज कोई भी नहीं करना है ना, ठीक क्योंकि अभी मसल्स कटी हुई हैं, उनको रिकवर होने में 6 मंथ एटलीस्ट लगता है। हाँ तो 6 मंथ तक कोई भी उनको एक्सरसाइज नहीं करनी है। ठीक है मैम। अगर किसी कोई बहुत एक्सपर्ट आपको मिल जाए थेरेपिस्ट, हाँ तब आप उनको लेग्स वगैरह की करा सकते हैं, बट मन से तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अभी कुछ भी ना करें। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। चलिए, तो अब काफ़ी टाइम हो गया है, आई थिंक हम आज का सेशन एंड करें। और आज हमने पूरा ब्लड, हार्ट, इन दोनों से रिलेटेड और ब्लड वेसल्स, डिजीजेस पढ़े और ये पूरा सिस्टम पढ़ा। ठीक है, तो मंडे से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। बीच में एक दिन ये पीपीटी के साथ मैं आपको ले लूँगी, जिससे आप लोग को फिर से रिकॉर्डिंग भी मिल सके।
ठीक है मैम। मैम सेशन को ये जो नया हम करा रहे हैं सेकंड ईयर के हिसाब से, तो इसको फ्राइडे सैटरडे रखिएगा, क्योंकि अब वो हम लोग थर्सडे फ्राइडे, आज का जो थर्सडे फ्राइडे था अभी का, वो आप ही लोग के लिए था। ठीक है मैम। तो क्योंकि ये वाला जो लोग नया है ना सारा, प्लीज थर्सडे फ्राइडे ही रखिएगा फिर पीपीटी ये वाला। यही रहेगा, क्योंकि ये फिक्स है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए है, सेकेंड ईयर के लिए ऑप्शनल है, वो करना चाहे तो करें अटेंड, नहीं करना चाहे तो नहीं करें। ऐसे ही थर्सडे फ्राइडे जो है वो सेकेंड ईयर के लिए कंपलसरी है, फर्स्ट ईयर के लिए ऑप्शनल है कि वो नॉलेज के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। तो ये जो हमने अभी ली थी ये 4th यूनिट सेकेंड ईयर की ली थी, तो आप लोग इसमें देख लें। कुछ अभी इसमें ब्रीदिंग से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो अभी हमने टच नहीं की हैं, वो जब हम ब्रीदिंग सिस्टम पढ़ेंगे उसके बाद करेंगे। अभी हमने जो टच की हैं वो सिर्फ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड थी, उनको की। तो सेकेंड ईयर वाले भी इसका यूनिट 4 का हो सके तो नोट्स बना लें और आपस में शेयर कर लें सभी, है ना? क्योंकि सेकेंड ईयर वालों का भी डिस्कशन ग्रुप आई थिंक बना हुआ है, लास्ट टाइम उन्होंने बनाया था, तो उसमें ही वो आपस में शेयर कर लें। रचना दी, मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे हम लोग अभी शिविर में जा रहे हैं मंडे ट्यूसडे, तो दशहरा हॉलीडे रहेगा क्या? क्योंकि मंडे भी हम शिविर में होंगे और फिर दशहरा वाले दिन भी। एक्चुअली काफ़ी